नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ मस्ती चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय। इस टॉपिक से जो प्रश्न पूछे गए हैं, तो ये पहला प्रश्न आपके सामने है आज का। और ये देखिए 2016 का क्वेश्चन है, लोअर सेकेंड जो हुआ था। तो वर्ष 1904 में किसने क्रांतिकारियों की गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत का गठन किया था, ये आपको बताना है। तो अभिनव भारत का गठन जो है बी.डी. सावरकर किए थे, विनायक दामोदर सावरकर। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए आगे चलेंगे। वर्ष 1904 में बी.डी. सावरकर विनायक दामोदर सावरकर द्वारा गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत का गठन किया गया था। बी.डी. सावरकर एवं गणेश सावरकर द्वारा 1899 ईस्वी में नासिक महाराष्ट्र में स्थापित मित्र मेला नामक संगठन ही बाद में अभिनव भारत बना। तो 1899 में नासिक महाराष्ट्र में मित्र मेला नाम से ये स्थापित हुआ था। मित्र मेला यही जो है 1904 में अभिनव भारत के रूप में जाना जाने लगा। तो विनायक दामोदर सावरकर और गणेश सावरकर भी 1899 में जो मित्र मेला स्थापित हुई थी नासिक में थे। तो गणेश सावरकर का भी नाम आप याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करिए फटाफट। महाराष्ट्र में 1900 में विनायक दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त समाज को कहा जाता था। 1899 जो हम लोग को देखे थे, तो वही थोड़ा सा डेट परिवर्तित होकर के आता है। तो इसको त्रुटिपूर्ण मान लीजिए, 1900 को त्रुटिपूर्ण मानिए, 1899 यहाँ पर करेक्ट होगा। तो ये था मित्र मेला जो आप देखे थे, विनायक दामोदर सावरकर और गणेश सावरकर मिलकर के किए थे नासिक में। चलिए आगे चलेंगे दोस्तों। महाराष्ट्र में विनायक दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त समाज को मित्र मेला कहा जाता था। मित्र मेला की स्थापना 1899 ईस्वी में की गई थी। हालांकि अलग अलग किताबों में इसका स्थापना वर्ष 1900 दिया गया है, जो कि त्रुटिपूर्ण है। ये त्रुटिपूर्ण है 1900 वाला। 1904 ईस्वी में मित्र मेला अभिनव भारत में परिवर्तित हो गई। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करिए। स्वतंत्रता सेनानियों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। कब दी गई थी बताइए। 23 मार्च 1931 भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को। चलिए आगे चलते हैं। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA के 2 सदस्यों भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त ने को 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने के लिए गिरफ्तार किया गया। बाद में कुल 16 क्रांतिकारियों के ऊपर लाहौर षड्यंत्र कांड के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया, जिसके अंतर्गत 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई। तो बम फेंकने वाले में कौन कौन से थे? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य थे। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। ये कब बम फेंके थे? 1929 में। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 का। 18 अप्रैल 1930 को हुई चिट्टग्राम
शस्त्रागार छापे की घटना का नेतृत्व किसने किया था, जिसमें क्रांतिकारियों ने डंपारा में पुलिस शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया था। चिटगांव शस्त्रागार छापे की घटना बताइए कौन किया था। गणेश घोष किए थे। इसमें ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। चटगांव विद्रोह या छापे की घटना अप्रैल 1930 में सूर्यसेन, जिन्हें प्यार से मास्टर दा भी कहते थे, के नेतृत्व में हुई थी, जिसमें चटगांव वर्तमान बांग्लादेश में पुलिस और सहायक बलों के शस्त्रागार को लूटने का प्रयास किया गया था। घटना को अंजाम देने के लिए क्रांतिकारियों का एक समूह बनाया गया, जिसमें गणेश घोष, लोकीनाथ बल, अंबिका चक्रवर्ती, अनंत सिंह आदि शामिल थे। पूर्व निर्धारित योजना के तहत 18 अप्रैल 1930 को गणेश घोष की अगुवाई में 6 क्रांतिकारियों के एक समूह ने डंपारा में स्थित पुलिस शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया था। दूसरी ओर लोकीनाथ बल के नेतृत्व में 10 युवा क्रांतिकारियों ने सैनिक शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया। तो चटगांव शस्त्रागार मुख्यतः ये सूर्यसेन थे, इसके मुखिया के नेतृत्व में हुई थी। लेकिन ये जो अलग अलग जगह पर हुआ था, तो डंपारा में गणेश घोष थे और लोकीनाथ थे, सैनिक शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया। चलिए आगे चलेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करिए। खुदीराम बोस को ब्रिटिश न्यायाधीश मजिस्ट्रेट की हत्या के प्रयास के लिए फांसी दी गई थी, बताइए। खुदीराम बोस को ब्रिटिश न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की हत्या के प्रयास के लिए फांसी दी गई थी। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। मंडी परिषद द्वारा 18 फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। खुदीराम बोस का जन्म बंगाल में मिदनापुर जिले के हबीबपुर गांव में हुआ था। बंगाल विभाजन के पश्चात अपनी छोटी उम्र में ही वह रिवोल्यूशनरी पार्टी का सदस्य बनकर स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। उस समय बंगाल प्रेसिडेंसी का मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड था। बंगाल प्रेसिडेंसी का मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड था, जो क्रांतिकारियों के साथ सख्ती से पेश आता था। अतः क्रांतिकारियों ने किंग्सफोर्ड को मारने की योजना बनाई। इस काम के लिए प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस को चुना गया। 30 अप्रैल 1908 को किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया, लेकिन इस घटना में 2 ब्रिटिश महिलाएं मारी गईं। प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर ली तथा खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर फांसी दे दी गई। प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस गिरफ्तारी से बचने के लिए आत्महत्या कर ली तथा खुदीराम बोस को गिरफ्तार करके फांसी दे दी गई। तो ये घटना कब की है? 1908 की है। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए 1908 आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करिए। 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर में किस ब्रिटिश जज पर बम मारा और उसे मारने का प्रयास किया, जो पहले कलकत्ता के मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट थे। कलकत्ता के मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट थे। कलकत्ता के मजिस्ट्रेट थे, लेकिन जब वो मुजफ्फरपुर में आए, वहाँ पर 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी द्वारा उनको मारने का प्लानिंग बनाया गया था। ये किंग्सफोर्ड थे। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष में हुआ था? बहुचर्चित काकोरी एक लखनऊ के पास आज भी स्टेशन है। काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष में हुआ था? तो ये 1925 में हुआ था। ऑप्शन बी करेक्ट होगा आपको यहाँ पर। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। काकोरी षड्यंत्र कांड हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन संस्था द्वारा 9 अगस्त 1905 को गठित हुआ था। इसके तहत लखनऊ के निकट काकोरी में 8 डाउन ट्रेन जो सहारनपुर से लखनऊ जा रही थी,
को क्रांतिकारियों द्वारा लूटा गया था, जिसके परिणाम स्वरूप राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशनलाल तथा राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दी गई। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशनलाल तथा राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दी गई। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य थे लोग, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। चलिए देखिए, इसमें भगत सिंह का नाम नहीं आ रहा है, गड़बड़ से लोग इसमें भगत सिंह को भी शामिल कर लेते हैं। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशनलाल तथा राजेंद्र लाहिड़ी। गदर आंदोलन के नेता कौन थे? तो गदर आंदोलन के नेता थे लाला हरदयाल, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। गदर आंदोलन के नेता लाला हरदयाल थे। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल के नेतृत्व में सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका में हुई थी। इसके संस्थापक अध्यक्ष सोहन सिंह भाखना थे। इसके संस्थापक अध्यक्ष जो है सोहन सिंह भाखना थे। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर करिए। गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था? गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था, ये बताइए दोस्तों। गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण प्रथम विश्व युद्ध आरंभ होना था। ऑप्शन ए करेक्ट होगा आपका यहाँ पर। चलिए आगे चलेंगे। गदर आंदोलन की भावी राजनीति को 3 घटनाओं ने बहुत प्रभावित किया। लाला हरदयाल की गिरफ्तारी, कामागाटामारू प्रकरण और प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ। इतिहासकार बिपिन चंद्र के अनुसार प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत ही वह सबसे महत्वपूर्ण घटना थी जो गदर आंदोलन आरंभ होने का कारण थी। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत थी वह सबसे महत्वपूर्ण घटना थी। तो लाला हरदयाल को गिरफ्तार किया, इसीलिए देख रहे हैं कि सोहन सिंह भाखना इसके प्रथम अध्यक्ष थे। सोहन सिंह भाखना। चलिए आगे चलेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करिए फटाफट। निम्नलिखित में से किस शहर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद ने ब्रिटिश पुलिस द्वारा घिर जाने पर खुद को गोली मार ली थी? वो खुद को गोली इसलिए मार ली ताकि वह उनकी मौत अंग्रेजों की गोली से न हो। तो चंद्रशेखर आज़ाद अल्फ्रेड पार्क आप जानते हैं इलाहाबाद में स्थित है, यहीं पर वो घटना हुई थी। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के एकमात्र सदस्य चंद्रशेखर आज़ाद, जो काकोरी षड्यंत्र केस से पुलिस को चकमा दे रहे थे, काकोरी षड्यंत्र केस, लाहौर षड्यंत्र केस से भी बच निकले थे, लेकिन 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद अब प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस द्वारा घिर जाने पर खुद को गोली मार ली थी। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से एक भारतीय आंदोलन में क्रांतिकारी नेता नहीं थे, बताइए इसमें से कौन क्रांतिकारी नेता नहीं थे? तो जानते हैं गोपाल कृष्ण गोखले, ये नरम दल के नेता थे। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। और सभी लोग चंद्रशेखर आज़ाद, सूर्य सेन, भगत सिंह ये क्रांतिकारी आंदोलन के नेता थे, क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेते थे। चलिए और आगे चलते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ संघर्ष करने वाले भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के नरमपंथी नेताओं और समाज सुधारकों में से एक थे, जबकि चंद्रशेखर आज़ाद, सूर्य सेन और भगत सिंह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के क्रांतिकारी नेता थे। चलिए और आगे चलते हैं।
इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया, बताइए। इनकलाब जिंदाबाद की रचना जो थी हसरत मोहानी ने की है। लेकिन इसको फेमस करने वाले थे भगत सिंह। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह। चलिए और आगे चलते हैं। इनकलाब जिंदाबाद को नारे के रूप में लोकप्रिय भगत सिंह ने किया। ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य थे। भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त ने 1929 को में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। भगत सिंह बटुकेश्वर, इन्हें लाहौर षड्यंत्र कांड के तहत 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई। इनकलाब जिंदाबाद की रचना हसरत मोहानी ने की थी। इनकलाब जिंदाबाद की रचना हसरत मोहानी ने की थी। तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त 1929 में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंके थे और 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? देखिए, इसमें भगत सिंह ने दिया तो हसरत मोहानी पर आप जाएंगे। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? ऑप्शन सी करेक्ट होगा, हसरत मोहानी। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। भारत के भीतर और बाहर दोनों में क्रांतिकारी की सक्रिय भूमिका निभाने वाले एकमात्र भारतीय राजकुमार कौन थे? भीतर और बाहर। राजा महेंद्र प्रताप। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। भारत के भीतर और बाहर दोनों में क्रांतिकारियों की सक्रिय भूमिका निभाने वाले एकमात्र भारतीय राजकुमार राजा महेंद्र प्रताप थे। उनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। वे एक क्रांतिकारी एवं समाज सुधारक थे। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। मिलान करना है। 2015 का क्वेश्चन है। तो राम प्रसाद बिस्मिल, काकोरी षड्यंत्र मामला, A2 सूर्यसेन चटगांव शस्त्रागार छापा, B3 B3 इधर, और अरविंद घोष अलीपुर बम मामला, और भगत सिंह कौन थे? लाहौर षड्यंत्र मामला। ये मैचिंग है तो A2, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, केवल एक ही जगह A2 है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है राम प्रसाद बिस्मिल, काकोरी मामला, सूर्यसेन चटगांव, अरविंद घोष अलीपुर बम केस, भगत सिंह और लाहौर षड्यंत्र मामला। चलिए आगे चलेंगे दोस्तों। अपराधियों के रूप में नहीं बल्कि राजनीतिक बंदियों के रूप में इलाज की मांग करते हुए किस क्रांतिकारी की जेल में 64 दिन उपवास के बाद मृत्यु हो गई? 64 दिन उपवास के बाद मृत्यु हुई थी, बताइए किसकी? राजनीतिक बंदियों के रूप में इलाज की मांग करते हुए, बताइए। ये जतिन दास थे। बहुत फेमस घटना इतिहास की। 64 दिन इन्होंने उपवास रखा था, फास्ट एंड टू डेथ। उसी में इनकी मृत्यु हो गई थी। चलिए आगे चलते हैं। अपराधियों के रूप में नहीं बल्कि राजनीतिक बंदियों के रूप में व्यवहार की मांग करते हुए क्रांतिकारी जतिन दास की जेल में 64 दिन उपवास के बाद मृत्यु हो गई थी। अब देखिए, विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935 निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित था? तो किसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड कहते हैं? 1909 वाले को तो मार्ले मिंटो कहते हैं इसको।
मार्लिमेंटो। इसको 1919 वाले को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड कहते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। भारत सरकार अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। भारत सरकार अधिनियम 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित था। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषता केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका थी। प्रमुख विशेषता केंद्र में द्विसदनात्मक विशेषता थी, विधायिका की स्थापना थी। मुख्य विशेषता केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना थी। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज तथा नेता सुभाष चंद्र बोस, ये यूपी SSSC के सिलेबस में जिस प्रकार से टॉपिक दिए गए उसी प्रकार से आपको यहाँ पर इनका कलेक्शन किया गया घटना चक्र के द्वारा। बहुत ही अच्छी बुक है, आप लोग खरीद सकते हैं। किस आंदोलन के लिए महात्मा गांधी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था, बताइए। ये महान क्रांति भारत छोड़ो आंदोलन था। इसी दौरान 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही करो या मरो का नारा महात्मा गांधी द्वारा दिया गया था, डू और डाई। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति की वर्धा बैठक में गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन के विचार को पूर्ण समर्थन प्रदान किया गया। 7 अगस्त 1942 को कांग्रेस की बैठक बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में हुई, जिसमें वर्धा प्रस्ताव भारत छोड़ो की पुष्टि हुई। थोड़े बहुत संशोधन के बाद 8 अगस्त 1942 को प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। तो मूलतः जो है 9 अगस्त 1942 को ये प्रारंभ हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त क्रांति भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की अंतिम महान लड़ाई थी। अगस्त क्रांति भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की अंतिम महान लड़ाई थी। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के लिए करो या मरो का नारा दिया था, तो 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। इसी में महात्मा गांधी जो है करो या मरो का नारा दिए थे। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त आंदोलन 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सत्र में चलाया गया एक आंदोलन था। ये मुंबई में 8 अगस्त को स्वीकार कर लिया गया था। 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मुंबई सत्र में चला गया एक आंदोलन था। तो इसमें ये स्वीकार कर लिया गया था और 9 अगस्त से शुरू हो जाता है। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था? 1942 में। किसको लोकनायक के रूप में जाना जाता था? लोकनायक के रूप में जाना जाता था किसको, बताइए। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के रूप में जाना जाता था। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए और आगे चलते हैं। जयप्रकाश नारायण भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता थे। उन्हें लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। चलिए और आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस नेता को नेताजी कहा जाता था? नेताजी किसको कहा जाता था? आप जानते हैं सभी लोग। प्रिय से किसको नेताजी कहा जाता था? तो सुभाष चंद्र बोस को प्रेम से नेताजी के नाम से लोग पुकारते थे। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए और आगे चलते हैं। सुभाष चंद्र बोस जो नेताजी के उपनाम से भी जाने जाते हैं, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी नेता थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने अंग्रेजों से लड़ने के लिए जापान की सहायता से आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। उनके द्वारा दिया गया
जय हिंद का नारा भारत का राष्ट्रीय नारा बना? जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ही दिए हैं। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? राष्ट्रपिता कहने वाले वही नेताजी थे, सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए और आगे चलते हैं। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद रेडियो पर बोलते हुए गांधी जी को संबोधित किया। भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है। राष्ट्रपिता भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में आपका आशीर्वाद और शुभकामना चाहते हैं। राष्ट्रपिता भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामना चाहते हैं। ये सुभाष चंद्र बोस का संबोधन था। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो ये वही सुभाष चंद्र बोस। कब? 6 जुलाई 1944। जुलाई 1944। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से सर्वप्रथम किसने संबोधित किया था? देख रहे हैं क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हो रहा है। सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कब की? आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कब की थी? तो देखिए सब 1943 दिया है। अब महीनों में आपको देखना है तो अक्टूबर का महीना था, ठंड का महीना था। अक्टूबर 1943 में। चलिए आगे चलते हैं। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वाधीन भारत की अस्थायी सरकार आज़ाद हिंद सरकार का गठन किया। आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में किया गया। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, पहले जुलाई आएगा ना। पुनर्गठन ये 44 होना चाहिए तब। चलिए आप 21 अक्टूबर 1943 को रखिए। सिंगापुर की स्वाधीन भारत की अस्थायी सरकार 1943। चलिए आधुनिक इतिहास से विविध प्रकार के जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको हम लोग देखेंगे यहाँ से। निम्नलिखित में से किसे शेर ए बलिया के नाम से जाना जाता था? शेर ए बलिया के नाम से जाने जाते थे चित्तू पांडे। ऑप्शन सी करेक्ट होगा आपके यहाँ पर। चित्तू पांडे को शेर ए बलिया के नाम से जाना जाता था। इन्होंने वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में समानांतर सरकार की स्थापना की थी। बलिया में समानांतर सरकार की स्थापना की थी। चलिए आगे चलते हैं। अनुभवी स्वतंत्रता सेनानी, लेखक और शिक्षाविद के.एम. मुंशी ने निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना की थी? के.एम. मुंशी बताइए। के.एम. मुंशी भारतीय विद्या भवन की स्थापना किए थे। के.एम. मुंशी जो है भारतीय विद्या भवन की स्थापना किए थे। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अनुभवी स्वतंत्रता सेनानी, लेखक, शिक्षाविद कन्हैयालाल मणिकलाल, ये इनका पूरा नाम है, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, के.एम. मुंशी द्वारा 1938 में भारतीय विद्या भवन की स्थापना की गई। भारतीय विद्या भवन का उद्देश्य शिक्षा एवं संस्कृति को बढ़ावा देना था। शिक्षा एवं संस्कृति को बढ़ावा देना था। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों।
बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929 को निम्नलिखित किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो ये है शारदा अधिनियम के नाम से जाना जाता है। और शारदा अधिनियम में लड़कों की शादी की उम्र जो है 18 वर्ष और लड़कियों की 14 वर्ष निर्धारित की गई थी। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929 को शारदा अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। हरबिलास शारदा के प्रयासों से बाल विवाह निषेध कानून बना था, जिसमें लड़कों के विवाह की उम्र 18 वर्ष एवं लड़कियों की उम्र 14 वर्ष निर्धारित की गई। यह अधिनियम लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में पारित हुआ था। इरविन ही थे इस समय 1929 में। इसी समय तो गांधी इरविन समझौता हुआ होता है 1931 में। 1931 में गांधी इरविन समझौता होता है। तो 18 वर्ष और 14 वर्ष से पूछा जाता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। भारतीय तिरंगे ध्वज में अशोक चक्र का रंग कौन सा है? अशोक चक्र का रंग कौन सा है बताइए। भारतीय तिरंगे में अशोक चक्र का रंग कौन सा है? तो गहरा नीला रंग है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। भारतीय तिरंगे ध्वज में अशोक चक्र का रंग गहरा नीला होता है। संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। भारतीय तिरंगे की चौड़ाई का अनुपात इसकी लंबाई के साथ 2:3 का है। 2 और 3 का है। चौड़ाई 2, लंबाई 3। भारतीय तिरंगे की पट्टियों केसरिया, सफ़ेद और हरे रंग की होती हैं। केसरिया, सफ़ेद और हरे रंग की होती हैं। चलिए आगे चलते हैं। देख लीजिए, ये भी पूछा जाता है। 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश मिशन योजना ने पाकिस्तान मांग को अमान्य कर दिया? बताइए। पाकिस्तान की मांग को ठुकराने वाला कौन सा संगठन था बताइए। तो कैबिनेट मिशन था, जो 1946 में भारत आया था। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली आया। इसके अध्यक्ष भारत मंत्री लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे तथा अन्य 2 सदस्य स्टैफोर्ड क्रिप्स, अध्यक्ष बोर्ड ऑफ ट्रेड, एंड एलवी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे। अध्यक्ष कौन थे कैबिनेट मिशन के? पैथिक लॉरेंस और स्टैफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर, इसके 2 सदस्य थे। 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन ने अपने प्रस्ताव की घोषणा की, जिसमें शामिल प्रमुख प्रस्ताव थे: भारत की एकता बनाई रखी जाए, मुस्लिम लीग की पाकिस्तान मांग को ठुकरा दी गई, पाकिस्तान की मांग ठुकरा दी गई, भारत एक संघ होगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत तथा देशी रियासतें शामिल होंगी, संविधान सभा का गठन प्रांतीय विधानसभाओं तथा देशी रियासतों के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाए। तो भारत एक संघ होगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत तथा देशी रियासतें शामिल होंगी, संविधान सभा का गठन प्रांतीय विधानसभाओं तथा देशी रियासतों के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाए। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करिए। 1764 ईस्वी में ब्रिटिश इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित भारत का पहला डाकघर निम्नलिखित में से किस स्थान पर था बताइए। तो पहला डाकघर जो है, इसमें
कलकत्ता में स्थापित किया गया था। तो किसी भी ऑप्शन में कलकत्ता नहीं दिया, जबकि यूपी ट्रिपल एस सी ऑप्शन डी को करेक्ट मान रही है। तो चलिए आप याद रखिए कलकत्ता में स्थापित किया गया था। आगे के लिए ऐसा नहीं कि बार बार गलती पूछा जाए। देखिए स्टार करके आंसर दिया, इसीलिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत का प्रथम डाकघर 1727 ईस्वी में कलकत्ता में स्थापित किया गया था, अतः दिया गया प्रश्न गलत है। 1727 ईस्वी में। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। 1927 में महाराष्ट्र में महाड़ सत्याग्रह किसने आरंभ किया था? बताइए। 1927 में महाराष्ट्र में महाड़ सत्याग्रह किसने आरंभ किया था? तो ये आरंभ करने वाले थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। वर्ष 1927 में महाड़ सत्याग्रह डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने प्रारंभ किया था। यह सत्याग्रह दलित एवं शोषितों पर अन्य जातियों द्वारा किए जाने वाले अत्याचार से संबंधित था। इस आंदोलन का संबंध महाड़ स्थित चौदार तालाब से निम्न जातियों के लोगों के पानी का उपयोग किए जाने से भी था। इस आंदोलन का संबंध महाड़ स्थित चौदार तालाब से चौदर तालाब से निम्न जातियों के लोगों के पानी का उपयोग किए जाने से भी था। माने निम्न जातियों को उस तालाब से पानी पीने जाने से रोका जाता था। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। रविंद्रनाथ टैगोर ने किस नरसंहार के विरोध में नाइटहुड की उपाधि लौटा दी? बताइए। ये 13 अप्रैल 1919 की घटना है, याद करिए। जलियांवाला बाग नरसंहार, बाघ नहीं, जलियांवाला बाग नरसंहार। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। रविंद्रनाथ टैगोर ने 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नरसंहार की हृदय विदारक घटना के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया था। शंकरन नायर, याद करिए, बहुत वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिए थे। बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। शंकरन नायर वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया था। ये भी बहुत बड़ी घटना है, आपसे कभी पूछ लिया जाएगा ये। किस स्वतंत्रता सेनानी को लोकमान्य की मानद उपाधि दी गई है? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। जून 1897 में चापेकर बंधुओं ने पूना की प्लेग कमेटी के अध्यक्ष रैंड और लेफ्टिनेंट आयर्स्ट की हत्या कर दी। 1897 में चापेकर बंधुओं ने पूना की प्लेग कमेटी के अध्यक्ष रैंड और लेफ्टिनेंट आयर्स्ट की हत्या कर दी। इस हत्या के संबंध में तिलक ने एक लेख लिखा था, जिसके कारण जुलाई 1897 में तिलक को भारतीय दंड संहिता की धारा 124A के तहत गिरफ्तार कर 18 माह की सजा दी गई। देश भर में भारी विरोध हुआ। तिलक काफ़ी लोकप्रिय हो गए। जनता ने उन्हें लोकमान्य तिलक की उपाधि दी। देश भर में भारी विरोध हुआ, तिलक काफ़ी लोकप्रिय हो गए, जनता ने उन्हें लोकमान्य की उपाधि दी। तो 1897 में चापेकर बंधुओं ने पूना प्लेग कमेटी के अध्यक्ष रैंड और लेफ्टिनेंट आयर्स्ट की हत्या कर दी। इसी पर लेख लिखने के कारण तिलक को जेल हो जाती है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? बताइए, जल्दी से आंसर करिए। सर सैयद अहमद खां।
ऑप्शन ए करेक्ट होगा। सर सैयद अहमद खान के नेतृत्व में अलीगढ़ आंदोलन चलाया गया था। अलीगढ़ आंदोलन चलाया गया था। इन्होंने मुसलमानों के दृष्टिकोण को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से पाश्चात्य शिक्षा पर बल दिया। सर सैयद अहमद खान ने ही 1875 ईस्वी में AMU.AC.in के अनुसार अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी। अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी, जो वर्ष 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में परिवर्तित हो गया। इन्होंने तहजीब उल अखलाक सभ्यता और नैतिकता नामक पत्रिका भी निकाली थी। तो ये भी पूछा जाता है, खूब पूछा जाता है। तहजीब उल अखलाक, तहजीब उल अखलाक, तहजीब उल अखलाक नामक पत्रिका भी निकाले थे। और एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी 1875 में, जो 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में परिवर्तित हो गया। चलिए, अलीगढ़ आंदोलन चलाए थे मुसलमानों को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। मुस्लिम लीग के लाहौर सत्र में पाकिस्तान की मांग की गई, बताइए। मुस्लिम लीग के लाहौर सत्र में पाकिस्तान की मांग कब की गई? तो ये 1940 में की गई। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए और आगे चलते हैं। 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पहली बार पृथक पाकिस्तान राज्य के निर्माण का प्रस्ताव पारित किया गया। पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता चौधरी रहमत अली थे। लीग के इस अधिवेशन की अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। 22-23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पहली बार पृथक पाकिस्तान राज्य के निर्माण का प्रस्ताव पारित किया गया। पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता चौधरी रहमत अली थे। लीग के इस अधिवेशन की अध्यक्षता मुस्लिम मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की? BHU, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी, बताइए। तो ये मदन मोहन मालवीय जी किए थे। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। कब किए थे? 1916 में। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा वर्ष 1916 में की थी। वर्तमान में इसके कुलपति प्रोफेसर राकेश भटनागर हैं। ये चेंज होते रहते हैं, इससे क्या मतलब है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1932 में ग्रेट ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की थी? सांप्रदायिक अवार्ड, बताइए। तो ये रैमसे मैकडोनाल्ड हैं। ऑप्शन डी करेक्ट होगा आपको यहाँ पर। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1932 में ग्रेट ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की थी? तो रैमसे मैकडोनाल्ड हैं। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। ब्रिटिश प्रधानमंत्री जेम्स रैमसे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को विभिन्न संप्रदायों के प्रतिनिधित्व के विषय पर एक पंचाट जारी किया, जिसे सांप्रदायिक पंचाट या कम्युनल अवार्ड कहा गया। इस पंचाट में पृथक निर्वाचन पद्धति को न केवल मुसलमानों के लिए जारी रखा गया, बल्कि इसे दलित वर्गों पर भी लागू कर दिया गया। तो ये वही जो तीनों गोलमेज सम्मेलन जब हुए थे, उन्हीं के परिणाम स्वरूप ये किया गया, क्योंकि गांधी जी भी BR अम्बेडकर भी अड़ गए थे अपने लिए। तो 16 अगस्त 1932 को रैमसे मैकडोनाल्ड ने पृथक सांप्रदायिक पंचायत कम्युनल अवार्ड की घोषणा की, जिसमें
पहले तो केवल मुसलमानों के लिए था, लेकिन इसमें दलित वर्गों पर भी लागू कर दिया गया। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। घटना और तारीख की इन जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है, बताइए। कौन सा जोड़ा सही रूप से मेल नहीं खाता है? तो इसमें देखिए, दिल्ली भारत की राजधानी बनी तो 1911 में घोषणा हुआ, लेकिन 1912 में दिल्ली जो है भारत की राजधानी बनी, तो ये मेल नहीं खा रहा है। और महात्मा गांधी ने इंडिगो प्लांटर्स की शिकायत पर ध्यान आकर्षित करने के लिए बिहार के चंपारण अभियान की शुरुआत 1917 में की, ये बात सही है। बाल गंगाधर तिलक ने पूना में अपने मुख्यालय के साथ भारतीय गृह अधिनियम होम रूल की स्थापना 1914 नहीं 1916 में, ये भी नहीं मैच खा रहा है। सुभाष चंद्र बोस ने आईएनसी में अध्यक्ष के रूप में इस्तीफा दे दिया 1939 में। हरिपुरा त्रिपुरी एचटी, पहले हरिपुरा था उसके बाद त्रिपुरी थी, तो ये सही है। तो ये दो, तो यहाँ पर ए एंड सी आपका क्या होगा, आंसर होगा। भारत की राजधानी 1912 में बनी और होम रूल की स्थापना जो 1916 में हुआ है, और सब सही है। 1917 ये सही है चंपारण, और 1939 सुभाष चंद्र बोस आईएनसी के अध्यक्ष रूप में इस्तीफा दे दिया था, ये भी सही है। चलिए आगे चलते हैं। दिसंबर 1911 में आयोजित दिल्ली दरबार में दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने की घोषणा की, जबकि यह निर्णय 1912 में प्रभावी हुआ, अर्थात दिल्ली 1912 में भारत की राजधानी बनी। बाल गंगाधर तिलक भारत के महान शिक्षाविद, समाज सुधारक, वकील और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। उन्होंने 28 अप्रैल 1916 को पूना में होम रूल की स्थापना की थी, अतः इस प्रश्न के विकल्प ए और सी सही उत्तर है। इनवैलिड, अमान्य प्रश्न स्वीकार किया है। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। 1866 में भारत के संदर्भ में चर्चा करने और भारतीय कल्याण को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश सार्वजनिक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का आयोजन किसने किया? लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का स्थापना किसने किया था? तो ये जो है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन दादा भाई नौरोजी द्वारा किया गया। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। 1886 ईस्वी में कलकत्ता, 1893 ईस्वी में लाहौर एवं वर्ष 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। तो ये 3 बार अध्यक्ष चुने गए हैं। 1886 कलकत्ता, 1893 लाहौर एवं वर्ष 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। लेकिन लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी एसोसिएशन की स्थापना इन्होंने कब किया था? 1866 में। दादा भाई नौरोजी, दादा इनके नाम में लगा, ग्रैंड ओल्ड मैन। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। रास बिहारी बोस द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग किस संगठन का एक अग्रदूत था? भारतीय स्वतंत्रता लीग किस संगठन का एक अग्रदूत था, बताइए। तो ऑप्शन बी आपके यहाँ पर करेक्ट होगा, भारतीय राष्ट्रीय फौज। रास बिहारी बोस द्वारा 1915 में जापान में बस गए थे। रास बिहारी बोस वर्ष 1915 में जापान में बस गए थे। उन्होंने वर्ष 1942 में भारतीय स्वतंत्रता लीग का गठन किया। सुभाष चंद्र बोस वर्ष 1943 में सिंगापुर पहुंचे और उन्हें तुरंत लीग का प्रधान चुन लिया गया। यहीं पर सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय सेना आज़ाद हिंद फौज का गठन किया।
यहीं पर सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय सेना आज़ाद हिंद फौज का गठन किया, जिसमें उन्होंने भारतीय सेना उन सैनिकों को भर्ती कर लिया जो सिंगापुर तथा मलेशिया से अंग्रेजों के भागने के समय जापान द्वारा युद्ध में बंदी बना लिए गए थे। भारतीय राष्ट्रीय सेना इंडियन नेशनल आर्मी को बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया। तो आज़ाद हिंद फौज को स्थापित होने से पहले रास बिहारी बोस जो 1915 में जाकर जापान में बस गए थे और 1942 में भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना की थी। इसी का नाम आगे चल के 1943 में आज़ाद हिंद फौज हो गया, इंडियन नेशनल आर्मी। तो कौन कौन सा 1915, 1942, भारत छोड़ो आंदोलन और 1943, 3 घटना याद रखिए। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले पहले भारतीय नेता थे, बताइए। भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले पहले भारतीय नेता कौन थे? राजा राम मोहन राय। इनको सामाजिक सुधारक माना जाता है। ये 1828 में ही किसकी स्थापना की थे, बताइए। अरे वो इनकी सभा क्या है, कौन सभा है जो पहले आत्मीय सभा के नाम से जानी जाती थी, बाद में उसका नाम चेंज हो गया था। तो राजा राम मोहन राय पहले भारतीय नेता थे। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले पहले भारतीय नेता राजा राम मोहन राय थे। 1823 में एडम्स के प्रेस अध्यादेश से प्रेस की स्वतंत्रता का हनन हुआ। विरोध स्वरूप राजा राम मोहन राय कुछ अन्य लोगों के साथ उच्चतम न्यायालय विवाद दायर किए। वर्ष 1927 के जूरी एक्ट का भी उन्होंने विरोध किया, जिसमें धार्मिक आधार पर हिंदुओं और मुसलमानों में विभेद किया गया था। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। नेतृत्व का कौन सा सिद्धांत संपूर्ण और वैज्ञानिक माना जाता है? नेतृत्व का कौन सा सिद्धांत संपूर्ण और वैज्ञानिक माना जाता है? तो ये है बहुकारक का सिद्धांत। ऑप्शन बी करेक्ट होगा आपका यहाँ पर। चलिए आगे चलते हैं। नेतृत्व का बहुकारक सिद्धांत संपूर्ण व वैज्ञानिक माना जाता है, जबकि परिवर्तनकारी नेतृत्व सिद्धांत का नया दृष्टिकोण है। इस अवधारणा का प्रतिपादन जेम्स मैकग्रेगर बर्न्स ने किया है। जेम्स मैकग्रेगर बर्न्स ने किया है। तो ये देखिए, ये एक अलग प्रकार का क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है कि नेतृत्व का बहुकारक सिद्धांत वैज्ञानिक संपूर्ण व वैज्ञानिक मान्यता है, जबकि परिवर्तनकारी नेतृत्व सिद्धांत का नया दृष्टिकोण है। इस अवधारणा का प्रतिपादन जेम्स मैकग्रेगर बर्न्स ने किया था। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस किसके द्वारा मनाया गया था, बताइए। ये मुस्लिम लीग थी। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। मुस्लिम लीग द्वारा 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया था। मुस्लिम लीग द्वारा 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया था। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था, बताइए। प्रथम विश्व युद्ध जो है कब समाप्त हुआ था? तो ये प्रथम विश्व युद्ध की बात कर रहा है, न कि दूसरे विश्व युद्ध की बात कर रहा है। तो प्रथम विश्व युद्ध जो है कब समाप्त हुआ था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 11 नवंबर 1918। 14 में शुरू हुआ था, 18 में ख़त्म हुआ। 1914 में शुरू हुआ था और 1918 में ख़त्म हुआ।
प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? 11 नवंबर 1918। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 को प्रारंभ और जर्मनी तथा ऑस्ट्रिया के निवेदन पर 1918 को समाप्त हुआ। जर्मनी तथा ऑस्ट्रिया के निवेदन पर 1914 से 18 पर चला था। जुलाई नवंबर। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस वर्ष दूसरे विश्व युद्ध में प्रवेश किया? किस वर्ष दूसरे विश्व युद्ध में प्रवेश किया बताइए। तो दूसरा विश्व युद्ध जो है 1939 से लेके 45 तक चलता है। तो आपको ये बताना है कि अमेरिका जो है द्वितीय विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ था। तो ये 1941 में शामिल हुआ था। ऑप्शन बी आपके यहाँ पर करेक्ट होगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध की समयावधि 1939 से 45 तक है। संयुक्त राज्य अमेरिका इस युद्ध में प्रारंभ से शामिल नहीं था। जापान द्वारा पर्ल हार्बर पर आक्रमण के बाद वर्ष 1941 में अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ। अमेरिका ने इस युद्ध के दौरान जापान के शहर हिरोशिमा एवं नागासाकी पर क्रमशः 6 एवं 9 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराया। 6 एवं 9 अगस्त को परमाणु हिरोशिमा और नागासाकी। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा पाकिस्तान के हाजी पीर की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा पाकिस्तान से हाजी पीर की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? देख रहे हैं अलग अलग प्रकार के फैक्ट पूछे जा रहे हैं आपसे। तो 1965 में हाजी पीर की लड़ाई 1965 में। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। भारतीय सशस्त्र सेना द्वारा पाकिस्तान से हाजी पीर की लड़ाई वर्ष 1965 में लड़ी गई थी। वर्ष 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान भारत सेना ने जम्मू कश्मीर के हाजी पीर क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के हाजी पीर क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था, लेकिन 10 जनवरी 1966 को हुई ताशकंद घोषणा के अंतर्गत भारत ने इसे पाकिस्तान को वापस कर दिया। वर्तमान में यह क्षेत्र पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में स्थित है, POK। उन्नीस सौ 66 को हुई ताशकंद घोषणा के अंदर भारत ने इसे पाकिस्तान को वापस कर दिया था। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। नई दिल्ली का मुख्य वास्तुविद एवं डिजाइनर कौन था? आप सुनते होंगे समाचार पत्रों में लुटियंस का नाम सुनते हैं। लुटियंस में बैठे हुए लोग ये नियम बना रहे हैं, वो नियम बना रहे हैं। तो नई दिल्ली का मुख्य वास्तुविद एवं डिजाइनर कौन था? तो ये थे एडविन लुटियंस। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, इसीलिए उसको लुटियंस के नाम से जाना जाता है। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। नई दिल्ली का मुख्य वास्तुविद एवं डिजाइनर ब्रिटेन के आर्किटेक्ट एडविन लुटियंस थे। लुटियंस द्वारा डिजाइन की गई दिल्ली का उद्घाटन 1931 में वायसराय लॉर्ड इरविन ने किया था। ज्ञातव्य है कि 1911 में दिल्ली दरबार में राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाने की घोषणा जॉर्ज पंचम ने की थी। इसके बाद 1912 से दिल्ली का निर्माण वास्तुकार लुटियंस के निर्देशन में प्रारंभ हुआ। 1912 से प्रारंभ हुआ और 1931 में बना, जिसकी उद्घाटन जो लॉर्ड इरविन ने किया था। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। किस वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हुई? तो यहाँ पर 1911 जो दिया हो, तो 1911 में घोषणा हुई, लेकिन बनी थी 12 में। यहाँ पर डी को मान लीजिए। मुख्यतः 1912 में
स्थानांतरित हुए। 1911 में जॉर्ज पंचम जब आए थे दिल्ली दरबार में, उस समय घोषणा होती है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की रचना किसने की? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की रचना किसने की है? तो ये किए हैं मोहम्मद इकबाल। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। उर्दू के प्रख्यात शायर मोहम्मद इकबाल ने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा नामक गीत की रचना की। प्रारंभ में ये महान राष्ट्रवादी थे, किंतु बाद में मुस्लिम लीग से संबद्ध हो गए। प्रारंभ में ये महान राष्ट्रवादी थे, किंतु बाद में मुस्लिम लीग से संबद्ध हो गए। मोहम्मद इकबाल। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। लॉर्ड कर्जन के बंगाल विभाजन के पीछे निम्नलिखित में कौन एक मकसद नहीं था? कौन सा एक मकसद नहीं था? बंगाली राष्ट्रीयता के मूल पर हमला करना, ये उनका मकसद था। बांटो और शासन करो की नीति, ये भी मकसद था। ब्रिटिश राज्य की शक्ति का प्रदर्शन, ये उनका मकसद नहीं था। सरकार के प्रशासनिक भार को सहज करना, ये भी उनका एक मकसद था। तो ब्रिटिश राज की शक्ति का प्रदर्शन करना ये उनका मकसद नहीं था। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे आंसर होगा। तो सबसे मेन कारण ये था बंगाली राष्ट्रीयता के मूल पर हमला करना। और फिर दूसरा देखिए, फूट डालो और शासन करो। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। दिए गए विकल्पों में ब्रिटिश राज की शक्ति का प्रदर्शन लॉर्ड कर्जन के बंगाल विभाजन के पीछे एक मकसद नहीं था। शक्ति का प्रदर्शन, अन्य सभी विकल्प बंगाल विभाजन के घोषित एवं अघोषित उद्देश्य बंगाल विभाजन 1905 में किया था, जिसके पश्चात स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। डी माना है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। लेकिन आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर डी माना है, तो डी ही हमें ज़्यादा करेक्ट लग रहा है। सरकार के प्रशासनिक भार को सहज करना, ये उनका मकसद नहीं था। चलिए देख लीजिएगा। नाथूराम गोडसे के वे 3 भाई कौन थे जो आरएसएस के सदस्य थे? नाथूराम गोडसे के वे 3 भाई कौन थे जो आरएसएस के सदस्य थे? तो इसमें थे दत्तात्रेय, गोविंद और गोपाल। ऑप्शन ए करेक्ट होगा आपका। चलिए आगे चलते हैं। नाथूराम गोडसे के वे 3 भाई दत्तात्रेय, गोविंद और गोपाल थे जो आरएसएस के सदस्य थे। 1932 में महाराष्ट्र के सांगली में नाथूराम गोडसे ने आरएसएस के बौद्धिक कार्यवाहक के रूप में संगठन में सम्मिलित हुए। गोडसे के पिता विनायक वामन राव गोडसे और माँ लक्ष्मी गोदावरी थी, माँ लक्ष्मी थी। तो पिता वामन राव गोडसे और माता लक्ष्मी थी। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। साइमन कमीशन का विरोध करते हुए पुलिस हमले के कारण किस राष्ट्रवादी नेता की मृत्यु हो गई? साइमन कमीशन का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। बताइए। तो लाला लाजपत राय थे। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। साइमन कमीशन 1928 को विरोध करते हुए पुलिस हमले के कारण राष्ट्रवादी नेता लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। इसके जवाब में भगत सिंह, सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद आदि ने मिलकर सैंडर्स की हत्या की थी। भगत सिंह, सुखदेव और चंद्रशेखर आज़ाद ने मिलकर सैंडर्स की हत्या की थी। तो 1927 में चला था और 1928 में पहुंचा।
चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। देश बंधु किसे कहा जाता था? चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा दोस्तों। देश बंधु चित्तरंजन दास को कहा जाता था। दीन बंधु CF एंड्रूज को एवं लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से केसरी कहा जाता था। तो दीन बंधु CF एंड्रूज, ये देखिए, दीन बंधु CF एंड्रूज, CF एंड्रूज को दीन बंधु के नाम से जाना जाता था। देश बंधु चित्तरंजन दास हो गए। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। मैकमोहन रेखा चीन के तिब्बती क्षेत्र भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र के बीच की सीमा रेखा है। चीन के तिब्बती क्षेत्र और भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र के बीच सीमा रेखा, जिसे ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन हेनरी मैकमोहन ने 1914 में संधि पत्र में प्रस्तावित किया था। तो ये 1914 में शिमला संधि पत्र में प्रस्तावित किया था। तो आप जानते हैं भारत और पाकिस्तान चीन के बीच की रेखा को, भारत और चीन के बीच की रेखा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। उन्नीस 1914 में शिमला संधि पत्र में प्रस्तावित किए थे हेनरी मैकमोहन। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच स्थित है। इस रेखा को ब्रिटिश अपने मैकमोहन ने 1914 में शिमला संधि पत्र में प्रस्तावित किया था, इसलिए इस रेखा को मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। यद्यपि चीन इस रेखा को मान्यता नहीं देता है, वो और आपके भारत की जमीन हथियाना चाहता है, इसलिए मान्यता नहीं देता है। चलिए और आगे चलते हैं वो दोस्तों। विश्व धर्म संसद 1893 में स्वामी विवेकानंद ने के बारे में विस्तार से बताया। विश्व धर्म संसद कहाँ हुई थी बताइए? शिकागो में 1893 में। शिकागो में विश्व धर्म संसद 1893 में स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म के बारे में विस्तार से बताया। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। 1893 में अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने बात की किया। तो उन्होंने कहा कि पृथ्वी पर हिंदू धर्म के समान कोई भी धर्म इतने उदात्त रूप से मानव की गरिमा का प्रतिपादन नहीं करता है। पृथ्वी पर हिंदू धर्म के समान कोई भी धर्म इतने उदात्त रूप से मानव की गरिमा का प्रतिपादन नहीं करता है। चलिए 1893 आप याद रखेंगे। और आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर करिए फटाफट। सही क्रम क्या है? सही क्रम देखिए, रॉलेट एक्ट कब आया था? 1919 में आया था। गांधी इरविन समझौता 1931। मार्ले मिंटो सुधार 1909। और इल्बर्ट बिल जो था 1883 की घटना है। इल्बर्ट बिल वाली घटना भी बहुत महत्वपूर्ण है, 1883। तो इसके अनुसार आपका आंसर क्या हो जाएगा बताइए? चलिए अब आंसर देख लीजिएगा। सबसे पहले इल्बर्ट बिल होगा, चौथा किस्म दिया हुआ है, चौथा हो गया, तो ये कट गया, ये कट गया। और उसके बाद चौथे के बाद क्या आ गया? 1909 आएगा, 3 आएगा, ये हो गया। उसके बाद एक और 2 होना चाहिए, इसीलिए इसका आंसर जो स्टार करके दिया हुआ है, तो इसमें बदलाव हो सकता था। चलिए तो इसमें जो है पहले 1 आएगा, उसके बाद 2 आएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए रॉलेट एक्ट 1919, गांधी इरविन समझौता 1931, मार्ले मिंटो सुधार 1909
और इल्बर्ट बिल 1883। ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है 1883। बी माना था सही क्रम, 1-2 होगा अतः मूल्यांकन से बाहर किए जाने योग्य है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। भारत की यातायात व्यवस्था ट्रैफिक सिस्टम की शुरुआत का श्रेय किसको जाता है? भारत के ट्रैफिक सिस्टम ब्रिटिश शासक को जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। भारत में सार्वजनिक यातायात व्यवस्था के सर्वश्रेष्ठ रेलवे इसका सबसे महत्वपूर्ण माध्यम बना। रेलवे इसका सबसे महत्वपूर्ण माध्यम बना। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। बलदेव सिंह अंतरिम सरकार के सदस्य स्वतंत्रवाद की पहली सरकार में किसके प्रमुख थे? तो बलदेव सिंह जो है अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्री थे, जो 1946 में बनी थी। अंतरिम सरकार जो 1946 में बनी थी, इसमें बलदेव सिंह जो है रक्षा मंत्री थे। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। 2 सितंबर 1946 को पंडित नेहरू के नेतृत्व में भारत की पहली अंतरिम सरकार का गठन हुआ। इसमें बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे, जबकि राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री, अरुणा आसफ अली रेल मंत्री, लियाकत अली वित्त मंत्री थे। अंतरिम सरकार का गठन कैबिनेट मिशन के अंतर्गत किया गया था। कैबिनेट मिशन भी 1946 में आया था। अंतरिम सरकार का गठन कैबिनेट मिशन के अंतर्गत किया गया था। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। राजगोपालाचारी शिक्षा, अरुणा आसफ अली रेल, लियाकत अली वित्त। अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किए आंदोलन का क्या नाम है? बताइए। खान अब्दुल गफ्फार खान शुरू किए थे लाल कुर्ती आंदोलन, रेड शर्ट। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, NWFP में खान अब्दुल गफ्फार खां के नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार नामक स्वयंसेवक संगठन स्थापित किया गया था, जिसे लाल कुर्ती के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर प्रदेश मुसलमानों ने खान अब्दुल गफ्फार खां के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो क्या कह रहा है? उत्तर पश्चिम प्रांत के मुसलमानों ने खान अब्दुल गफ्फार खां के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। 1928 के बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था, कौन किए थे? 1928 के बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल किए थे। ऑप्शन बी करेक्ट होगा आपका यहाँ पर। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। गुजरात के बारदोली तालुके में वर्ष 1928 में किसानों द्वारा लगान न अदायगी का आंदोलन चलाया गया। बम्बई सरकार द्वारा लगान में 30% वृद्धि कर देने के बाद मेहता बंधुओं ने लगान अदायगी रोक नामक सत्याग्रह का नेतृत्व गांधीवादी वल्लभ भाई पटेल को प्रदान किया। बारदोली सत्याग्रह के समय ही यहाँ की महिलाओं की ओर से गांधी जी को वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की गई थी। तो इसी समय वहाँ की महिलाओं ने, बारदोली की महिलाओं ने ही वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में कब शामिल हुई थी? बताइए। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में मुस्लिम
तो मुस्लिम लीग शामिल हुई थी 26 अक्टूबर 1946 को। 26 अक्टूबर, भाई जब महीना लिखे 1946 लिखे रहते तो बात अलग थी, लेकिन जब महीना महीना लिखे हुए हैं तो तब तो करेक्ट आंसर पर जाना पड़ेगा ना, 26 अक्टूबर 1946 को। तो इसमें से कोई आंसर नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में 26 अक्टूबर 1946 को सम्मिलित हुई थी, जिसमें से कुछ के नाम हैं लियाकत अली वित्त विभाग, आई चुंदरीगर वाणिज्य, अब्दुल रब नश्तर संचार, जोगेंद्र नाथ मंडल विधि आदि। जोगेंद्र नाथ मंडल भी मुस्लिम लीग के सदस्य थे। तो इसमें लियाकत अली वित्त मंत्री, आई चुंदरीगर वाणिज्य, अब्दुल रब नश्तर संचार और जोगेंद्र नाथ मंडल विधि, ये पे पूर्णांक प्रदान किया। मैंने कहने का मतलब गलत था, तो प्रदान करना ही पड़ेगा। 26 अक्टूबर 1946 को शामिल हुई थी। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। किसने घोषणा की थी कि 30 जून 1948 तक ब्रिटिश द्वारा भारत को स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाएगी? उस समय प्रधानमंत्री जो थे वही घोषणा किए थे, क्लीमेंट एटली जी किए थे। किसने घोषणा की थी कि 30 जून 1948 ब्रिटिश द्वारा भारत को स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाएगी? तो क्लीमेंट एटली जो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने 20 फरवरी 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा की थी कि 30 जून 1948 के पहले ही उत्तरदायी लोगों को सत्ता हस्तांतरित करने के बाद भारत को स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाए। क्लीमेंट एटली का कार्यकाल तथा लेबर पार्टी से जुड़े थे, ये लेबर पार्टी से जुड़े थे। 45 से 51 तक रहा, अर्थात भारत जब स्वतंत्र हो उस समय इन्हीं की सरकार थी, लेबर पार्टी की सरकार थी। उसके मुखिया थे क्लीमेंट एटली। और चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मध्य रात्रि को नियति से वादा, ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी शीर्षक भाषण कहाँ से दिया था? भाषण कहाँ से दिया था बताइए। संसद, संविधान सभा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 14 अगस्त 1947 को की मध्य रात्रि को ट्रिस्टी विथ डेस्टिनी, नियति से वादा शीर्षक वाले भाषण को भारत के पहले प्रधानमंत्री संसद तत्कालीन संविधान सभा से दिया था। उल्लेखनीय है कि जुलाई 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया, जिसमें भारत और पाकिस्तान नामक दो डोमिनियनों की स्थापना के लिए 15 अगस्त 1947 की तिथि निश्चित की गई थी। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया जुलाई 1900 और अगस्त में भारत आज़ाद हो गया। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। और ये आज का और इतिहास का अंतिम क्वेश्चन है। 1946 की अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे? 1946 की अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे? तो कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष भी जवाहरलाल नेहरू ही थे। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। 24 अगस्त 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत की पहली अंतरिम सरकार की घोषणा हुई थी। इसी में 26 अक्टूबर को अक्टूबर को मुस्लिम लीग शामिल हुई थी तथा 2 सितंबर 1946 के गठन हुआ था। इसकी अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष विदेश मामले, राष्ट्रमंडल विभाग पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास, जबकि CH भाभा के पास कार्य, खान, बंदरगाह, राजगोपालिक शिक्षा विभाग था। तो की घोषणा होती है कब?
लाइए इसको थोड़ा सा। घोषणा होती है 24 अगस्त को और गठन होता है 2 सितंबर को, और मुस्लिम लीग शामिल होती है कब इसमें? 26 अक्टूबर को। और जवाहरलाल नेहरू के पास कौन कौन से विभाग थे? अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष भी थे, विदेश मामले, एक्सटर्नल अफेयर्स और राष्ट्रमंडल विभाग जवाहरलाल नेहरू के पास थे, शिक्षा मंत्री राजगोपालाचारी थे, वित्त मंत्री लियाकत अली, ये सब था। तो चलिए दोस्तों, ये जरा आज का अंतिम प्रश्न। तो धन्यवाद, पढ़ते रहिए, इसी तरह से पढ़ते रहेंगे तो धीरे धीरे चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। चलिए, अंत में वीडियो को अगर अच्छा लगे आपको तो लाइक करके शेयर करें, आपके दूसरे मित्र तक पहुँचे, और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।